नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज से हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी जिस सीरीज़ की, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स के गणित के मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर पूरी तरह से बेस्ड है पिछले 5 सालों में रेलवे द्वारा जितनी भी एग्जाम्स ली गई है, चाहे वो 2016 का एनटीपीसी का एग्जाम हो, 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी, आरपीएफ, जितने भी एग्जाम्स रेलवे में लिए हैं उन पर बेस्ड रहेगा ये मॉडल पेपर मैथ्स के। और ये मॉडल पेपर जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिए, ये मानिए कि एनटीपीसी वाले बच्चों को 30 में से 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, और ग्रुप डी वाले बच्चों को 25 में से 25। हम जो ट्रिक्स बताएं, हम जो फार्मूला बताएं, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप मैथ्स में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए पूरी तरह से बेस्ड होंगे प्रीवियस पेपर पर। ये पहले नंबर का मैथ्स का मॉडल पेपर है। आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो मॉडल पेपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और उसको सराहा भी। उसी के बाद हमने ये आपके लिए मॉडल पेपर मैथ्स के स्टार्ट करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, लेकिन ये मान लीजिए 300-400 क्वेश्चन में आपका पूरा मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी मॉडल पेपर। तो आज का ये मैथ्स का मॉडल पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये पहले नंबर का मॉडल पेपर है मैथ्स का। फर्स्ट नंबर का मॉडल पेपर है, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं 2 से 3 मिनट के अंतर्गत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चे एनटीपीसी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनटीपीसी में मैथ्स में 30 में से 30 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बता दूं। आपको मैथ्स की बात कर रहा हूं क्योंकि पहले नंबर का वीडियो, इसलिए थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट कुछ मन में टिप्स याद रखनी है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, या फिर कुछ कैसे आपको तैयारी करनी है कि आपको 30 में से 30 एनटीपीसी में आ जाए, ग्रुप डी में 25 में से 25 मार्क्स आ जाए मैथ्स में। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये स्टार्टिंग का पहला वीडियो है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए मैथ्स और रीजनिंग में 30 में से 30 मार्क्स आपको कैसे लाने हैं। देखिए मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा। 10 टिप्स आप याद रखना। ये पहले नंबर का वीडियो, इसलिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूं क्योंकि फिर हम स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे मॉडल पेपर के। बहुत ही ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस्ड होंगे। तो सबसे पहली चीज आपको कंफर्म होना चाहिए एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में आपको सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। कंप्लीट जानकारी बोल रहा हूं मैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको सिलेबस पूरा पता है कि क्या आने वाला। बेटा नहीं पता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सिर्फ रेलवे 10 ऐसे टॉपिक होंगे, 10 से 12 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। मतलब आपको सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। सिलेबस के लिए मैंने वीडियो बना दिया था, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। दूसरी चीज और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है फार्मूलाज। कुछ बच्चे कहते हैं कि बिना फार्मूले के भी हम मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप जहां पर कोई क्वेश्चन को 3 मिनट में कर रहे हैं, 2 मिनट में कर रहे हैं, वहीं पर आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में करेंगे और आपके पास बहुत समय बच जाएगा रीजनिंग के लिए, जीके के लिए और दूसरे मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए। इसलिए आपको फार्मूले कंप्लीट होना चाहिए। फार्मूले के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको 2-3 घंटे का वीडियो बता दूंगा। हो सकता है कि संडे के दिन उसको लॉन्च कर दूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी आपको कि ये मानिए कि मैथ्स में आपको क्वेश्चन देखते से ही सॉल्व होना चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चौथे नंबर की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको स्पीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड पर इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि पता पड़ा कि आप कोई क्वेश्चन करने बैठे और आपने 5 मिनट तक उसी क्वेश्चन को करा तो आपको मिलेगा कितना, 1 नंबर, लेकिन आपके 5 मिनट खा गया। हो सकता है कि इन 5 मिनट में आप कोई से दूसरे 5 क्वेश्चन कर सकते थे। इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स के टॉपिक में, मैथ्स के चैप्टर में। सबसे महत्वपूर्ण बात 5वें नंबर की एक याद रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने उसी के लिए मॉडल पेपर चालू करा है। इसमें हमने 5 सालों में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उनको ही लिया है। एक और बात याद रखिएगा 6ठे नंबर की कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, ये कुछ चीज़ें अगर आपने अच्छे से याद कर ली और इसके साथ साथ टेबल आपको 30 तक याद होना चाहिए। अगर 30 तक टेबल याद है आपको तो ये मानिए कि बहुत ही अच्छी बात है और आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद इन स्पीड। एक और बात याद रखिएगा 7वें नंबर की कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है कि वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देते हैं और इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय बच जाता है। मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो मैं पूरे आपको इन मॉडल पेपर में साथ साथ करवाता रहूँगा। एक और चीज़ शॉर्ट ट्रिक्स। जिस बच्चे को शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना वो बच्चा बहुत ही स्पीड से करते हुए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मैथ्स में इतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं क्योंकि उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है। इस मॉडल पेपर में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ बताता रहूंगा।
एक और चीज़ याद रखिएगा, 90 नंबर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप जो गलतियां करें, आप जो गलतियां करते हैं हर बार, जैसे हम मॉडल पेपर करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो ये मानिए कि अगली बार वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो उसके बहुत ज़्यादा संभावना होती है सही होने की। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको 30 में से 30 मार्क्स कैसे आएंगे मैथ्स में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। 10वां नंबर का इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। आपको कुछ 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको ये मान लीजिए कि उससे 25 एनटीपीसी में 25 नंबर तक के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बता दूं उसके अंतर्गत आता है जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपको साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय, दूरी और काम, एलसीएम, एचसीएफ, आयु की गणना जैसे कि प्रॉब्लम एजेस होते हैं, कैलेंडर, घड़ी और कुछ सांख्यिकी संबंधित, और साथ साथ त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये इंपॉर्टेंट 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन तक, 25 से ज्यादा क्वेश्चन तक 30 में से एनटीपीसी में यही टॉपिक से आएंगे। होता क्या है बच्चे, यही टॉपिक निकल के जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी कि आप एनटीपीसी में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ, हमारी पीडीएफ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के लिए हम स्पेशली लॉन्च कर रहे हैं पीडीएफ को। अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। 2 से 3 दिनों में लॉन्च हो जाएगी और आपको वो पीडीएफ मिलने लगेगी। अगर आप चाहें तो उस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी, ट्रिक्स भी बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं हमेशा कि फार्मूले अगर आपके कंठस्थ हैं तो आप कर लेंगे। एक फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? देखिए तो याद रखिएगा, नहीं पता है तो ये होता है 2πr/h। कितना है? 2πr/h होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले के लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा 2 से 3 घंटे का। जब भी आपका कोई सा भी एग्जाम हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। हो सकता है मैं 2 से 4 दिनों में संडे के दिन आपको स्पेशल वीडियो वो प्रोवाइड कर दूं। यहां पर क्या दिया है हमको, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम कितना दिया है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमको 88 सेंटीमीटर दिया है, और हमने इक्वल टू में लिख दिया 2πr/h। हमको किसका मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, आर निकालना है, त्रिज्या। सिंपली हमको सभी की वैल्यू रख देनी है। 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आर की वैल्यू हमको बच्चों निकालना है। एच की वैल्यू कितनी दिख रही है, 14 सेंटीमीटर हमको h की वैल्यू दे रखी है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 2 जा 14, यहाँ पर हम 22 को 88 को काट सकते हैं, 22 चौक 88 होते हैं, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। इस प्रकार आर हमारे पास कितना हुआ फाइनली, आर हमारे पास फाइनली 1 बचा है। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस वीडियो के मैं नेक्स्ट पार्ट आता हूँ। हमारी चैनल की विशेषता है कि आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जितने जल्दी ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जारी कर दूंगा, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आने वाले हैं। और मॉडल पेपर, ये मान लीजिए कि ये वाले वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी मॉडल पेपर की, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन आने वाले, इसलिए लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। एक लाइक सभी करना और शेयर सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पर हर बच्चे को 5-5 शेयर करने, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां पर मान के करेंगे। हम मानेंगे कुछ कि माना कि प्रति खिलौने का मूल्य कितना है, माना कितना हमने, प्रति खिलौने का मूल्य कितना मान लिया, मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है ना। और बिक्री हमने बेचे कितने, बिक्री कितनी हुई है, तो बिक्री भी हम मान लेते हैं 100 रुपए। तो हमने 100 रुपए प्रति खिलौने का मूल्य माना और बेच भी हमने कितने, 100 दिए। तो हमारे पास कितने पैसे आ गए, 100 × 100 कर दीजिए, तो हमारे पास कितने आ गए भी,
10,000 रुपये आ गए ना, कुल मूल्य कितना हो गया उनका, कुल मूल्य 10,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रति खिलौने के मूल्य में 20% किए जाने पर वृद्धि कितनी कर दी, 20% की वृद्धि कर दी खिलौने के मूल्य में। मतलब जो ये 100 रुपये है उसको कितना कर दिया, अगर आपने 120 रुपये, ध्यान से देखिएगा 20% समझ रहे हैं ना, 20% कितना हो, 100 का 20%, सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 का 20% 20 होता है, तो 120 रुपये कर दिया। तो उससे क्या होता है कि इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। पहले कितने बेच रहे थे, 100 बेच रहे थे, तब 15% कितना होता है, 100 का 15, तो 15 होता है, तो 15 घटा दीजिए तो 85। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। बिक्री की संख्या कम हो गई थी 15%, तो 85 बचे। तो अब इस केस में हमारा कुल मूल्य कितना हुआ, पहले 10,000 हुआ था, तो अब कितना मूल्य हो गया हमारा कुल मूल्य, तो हमारा हो गया है 120 गुणित 85 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 10,200 रुपये। पहले 10,000 की बिक्री हो रही थी, अब 10,200 की बिक्री हो रही। तो उन्होंने पूछा क्या है, कुल बिक्री में कुल मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ और वो भी हमको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट दिख रहा है 200 रुपए का अंतर है, कितना 200 रुपए हमको प्रॉफिट होने लगा है। अब ये 200 रुपए होते कितने हैं, किससे निकालना है हमको, तो बेटा 10,000 से निकालना पड़ेगा। सिंपली शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल कोई ज्यादा दिमाग लगानी है। तो 200 कितना होता है बेटा 10,000 का, तो सिंपली आपको 200 कितना होता है 10,000 का 200 गुणित 100 बटे 10,000, इतनी स्पीड से करने पड़ेंगे। ये पूरा काट दीजिए तो ये कितना हो गया 2% आ गया। फाइनली आपको कितना वृद्धि हुई है 2% की। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सभी हेल्प करेंगे। हम जितने भी बच्चे जिनको आ गया समझ में वो भी आपकी हेल्प करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सब यूज होता है इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक शेयर करते जाना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा ए ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये हो जाएगा। अब सिंपल क्या है कि हम यहाँ से पहले वाले में से a कॉमन ले लेंगे, तो a कॉमन ले लिए तो a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर से हम क्या कॉमन लेते हैं माइनस सी, तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अब हम ले सकते हैं इसमें से a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस सी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर a माइनस सी इंटू ए प्लस बी, ये सही उत्तर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। 4 आदमी 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 आदमी 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी और 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी। चलिए तो हम इसमें मानेंगे कि माना कि एक आदमी का एक दिन का काम कितना है भैया, x है, और एक औरत का, एक वुमेन का एक दिन का काम हमने कितना मान लिया, y मान लिया। तो यहां पर क्या दे रखा है हमको, 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो 4 आदमी मतलब 4x प्लस 8y, ध्यान से देखिएगा 4x प्लस 8y, सॉरी 4x प्लस 6y, 6 औरतें दिया ना, 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा। ध्यान से देखिएगा एक दिन का काम कितना है, 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में 1/8 काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, और यहां पर क्या दे रखा है, 3 आदमी और 7 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी, तो 3x प्लस 7y का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करना तो इक्वेशन को आती है, मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको। तो x और y की आपको वैल्यू मिलेगी, आपको y इक्वल टू x और y की वैल्यू मिलेगी, तो y की इक्वल टू मिलेगी आपको 1/400। तो y इतना आपका निकल के आएगा फाइनली, ठीक है ना। तब आप पूछा क्या है, हमको पूछा y का ही गया है। देखिए मेन देखिए 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है, ठीक है ना। 10 औरतें, तो एक औरत कितने, 1/400, 10 औरतें, तो आप 10/400 कर सकते हैं। 10/400 कर लेंगे आप तो 1/40 हो जाएगा। तो जो 10 औरतें रहेंगी वो इस कार्य को, एक दिन का कार्य हो गया उनका 1/40, तो इसको ये मान लीजिए कि 40 दिन में वो कार्य कंप्लीट कर लेगी। मतलब ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल, इतने स्पीड से आपको करने पड़ेंगे। मैं भी स्पीड से कर रहा हूं, आप भी स्पीड से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है ना।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही तरीका नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मैंने ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी। आपको पता है ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड, मतलब आप ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपका वीक है मैथ्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरा मेन उद्देश्य था आपको क्वेश्चन बताना, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने स्पीड से आपको करना है। वाई इक्वल टू मैंने निकाल लिया है, एक्स की कोई जरूरत नहीं है। एक्स हमने मैन का माना था, वाई हमने क्या माना है, वुमेन का माना, तो वुमेन हमने वाई निकाल लिया इस दोनों इक्वेशन से, जो 1/400 आया। और हमने फिर 10 औरतों के लिए करना है तो 10 औरतों का हमने गुणा कर दिया उसमें 1/400 में, तो आपको 1/40 आ गया, जो कि कितना आता है फाइनली आपका 40 दिन में समाप्त कर सकेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष। देखिएगा, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। आप सबसे पहले एक चीज देखिए, 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में कमी। आप सबसे पहले ये निकालिए, 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में कमी। अगर 2-2 माह कमी होती है और 11 खिलाड़ी है तो कितने हो गए बेटा, 11 दूनी कितने हो जाते हैं, 22 महीने की कमी हो गई है, 22 मंथ की कमी। लेकिन हम यहाँ पर बात सालों में कर रहे हैं, तो ये अगर इसको महीने को साल में बदलेंगे तो ये 22 महीने होते हैं, तो उसको साल में बदलेंगे तो 22/12 साल हो जाएंगे। अब देखिए, 2 खिलाड़ियों की कुल आयु, नए 2 खिलाड़ियों की आपको कुल आयु निकाल लीजिए, फिर हम उसकी औसत आयु निकालेंगे। नए 2 खिलाड़ियों की कुल आयु निकालेंगे पहले, फिर उनकी औसत आयु निकालेंगे। तो अगर आपको नए 2 खिलाड़ियों की कुल आयु निकालनी है तो आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले पुराने दोनों को जोड़ लीजिए, 17 + 20 को जोड़ लीजिए और उसमें से किसको घटा दिए, जो आपका पूरा एवरेज निकला है, जो आपको कितने कम हुए हैं, 22 मंथ मतलब 22/12 साल हुए। हमने इसलिए इसको साल में बदला था क्योंकि हमने यहाँ पर ये दोनों की साल में दी गई है उम्र, जो खिलाड़ी आयु मतलब छोड़कर जा रहे हैं टीम, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप कर लेना क्योंकि आपको सॉल्व करना आना चाहिए चीजें। 211/6, 211/6 वर्ष आएगा। अब ये बात हो रही है कि दोनों की टोटल आयु आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 का भाग दे देंगे, मतलब 211/6 में 1/2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फाइनली इसका 211/12 फाइनली इनका एवरेज आ गया है। अब इसमें से कौन सा है देखेंगे, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 211/12 अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा है 17 वर्ष 7 महीने के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम की भी कमी है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मेन उद्देश्य है क्वेश्चन बताना, और ध्यान से देखिए ये सभी सॉल्व आपको करना आना चाहिए, ठीक ना। कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 2000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए का साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, उसी अवधि पर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अवधि निकालनी है, ठीक है ना। उसी अवधि से उसी दर, दर निकालनी है हमको। सबसे पहले क्या निकालनी है, उसी अवधि का उसी दर से। तो दर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहां से निकाल लेंगे, दर सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दर बराबर क्या होता है, आपको P × R × T/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला सबको आना चाहिए। इस फार्मूले का हम बिल्कुल यहां पर यूज करेंगे। देखिए कितना दे रखा है हमको, सिंपल इंटरेस्ट 7200 रुपये का साधारण ब्याज होता है। तो साधारण 7200 रुपये ये लिखा हमने, यहां पर हमने 20,000 लिखा, 3R/100। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास R कितना आएगा, R कितना आएगा, आप सोल्व कर लेना इसको। तो आपके पास फाइनली R आएगा आपके पास 12%, ठीक है ना। ये इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपके पास R कितना जाएगा, 12%। अब चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n माइनस P को एक माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास फाइनली चक्रवर्ती ब्याज का वो फार्मूला है। तो हमारे पास R कितना है भाई, 12% हम लिख लेते हैं, हमने निकाल लिया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा 20,000 × 1 + R कितना आया, 12/100⁻3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए हमको निकालना है, माइनस 20,000। ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, आप पूरा कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आपके पास फाइनली, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की भी कमी है, आप पूरा कैलकुलेट करिए इसको।
8,098.56 आएगा। ये पूरा कैलकुलेट 220,000 कॉमन निकाल लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होती है, आपको करना पड़ेंगे थोड़े से कैलकुलेटिव, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वन से राइट आंसर 8,098.56 ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देना स्क्रीन पर। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। दो संख्याओं में अनुपात कितना है भाई, 4x 5x, तो ये हमने संख्या मान ली। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में कितना आपको अनुपात मिलेगा। तो देखिए 4x, इसका निकाल लीजिए आप 4x का 120% और यह लिख लीजिए 5x का 80%, ठीक है ना, 80% ऐसा मान सकते हैं। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x इंटू ये हो गया और 5x इंटू 4/5। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास x से x भी कट जाएगा। अगर पूरा आप सॉल्व करेंगे इसको तो 24/5 गुणित 5 20, 5/20, तो आपके पास 6:5 का फाइनल रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही। कैलकुलेट भी कर दिया मैंने, थोड़ा सा कैलकुलेट फटाफट हो गया इसलिए कर दिया। तो ये 6:5 का फाइनल रेशियो आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देना है स्क्रीन पर। किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी है जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी। ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है। खंड बी का औसत प्राप्तांक कितना होगा, बतलाएंगे। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। खंड ए का औसत प्राप्तांक कितना है, खंड ए, दो खंड है ए और बी जिनमें क्रमशः 35 और 40 विद्यार्थी। ए का औसत कितना दिया है, 64 दिया है। तो ए में टोटल कितने हो जाएंगे बताएंगे। अगर ए का 64 दिया है तो 64 गुणित 35 कर दी तो ए में कितने हो गए भैया टोटल मार्क्स, आप कुल प्राप्तांक ए के, ए क्लास के, तो ए क्लास क्या गए भैया 64 गुणित 35 मतलब 2240। अब माना कि खंड बी का औसत प्राप्तांक आप मान लीजिए, दिया नहीं है हमको क्योंकि ए का दिया था 64, बी का x मान लीजिए। तो बी का x मान लिया और बी में कुल प्राप्तांक कितने हैं, बी में कितने विद्यार्थी हैं 40 है। तो आपके पास कुल प्राप्तांक कितने आ गए 40x हो गए, ठीक है ना। ये हमने मान लिया है बी का x मान लिया था हमने औसत प्राप्तांक। चलिए अब पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दिया है हमको 60 और पूरी कक्षा में बच्चे कितने हैं भैया 4 3 7 मतलब 75 गुणित 60। तो टोटल प्राप्तांक कितना गया पूरा कक्षा का ए और बी का मिला के मान लीजिए तो ये मान लीजिए 75 गुणित 60 कितना हो गया हमारे पास 75 गुणित 60। तो ये हमारे पास निकल के आ गया है 4500। अब देखिए ये ए का है ये दोनों का है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से हम इसको घटा देंगे 4500 में से 2240 घटा देंगे डायरेक्ट। तो ये हमारे पास कितना जाएगा 2260 और ये किसके बराबर है 40x के बारे में। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स फास्ट स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x हमारे पास फाइनली कितना जाएगा 2260/40। तो इसको सोल्व करेंगे भी 4 5 20 2 4 6 24 56.5। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा भैया तो बी का औसत प्राप्तांक कितना होगा जो हमने माना था x, ये निकल के आ गया हमारे पास 56.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए मान लेते हैं, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है ना। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमने x मान ली। तब क्या होगा उसने क्या दिया है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर भेजा जाता है। 10% लाभ मतलब कितना होगा 110/100 माइनस 5% हानि। 5% हानि मतलब 110 x मान लीजिए, हमने x माना है ना कॉस्ट प्राइस, तो x 110 x/100 और 95 x/100 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 75 दे रखा है, तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। अगर वो 10% लाभ पर भेजे 5% हानि की बजाय, तो हमने उसमें से हानि को घटा दिया लाभ में से, तो हमारे पास 75 रुपये का उससे अधिक मिलते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करेंगे तो नोट करना 15x इक्वल टू आपके पास जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जाएगा x इक्वल टू 500 रुपये। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है बिल्कुल 500 रुपये। स्पीड से कर रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, तो इसी स्पीड से आपको एग्जाम में करना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए हमने मान लिया एक x और 5x, दो संख्याएं मिल गई। अब इनका गुणनफल कितना दिया है? 320, मतलब 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 320। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको? x इक्वल टू आपके पास आ गया 8। पूछा क्या गया है? इनका योग कितना होगा? तो एक संख्या हो गई आपकी 8 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी 40। 8 5 40, 8 + 40 कितना हो गया? 48। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इतनी स्पीड से करने के पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखना स्क्रीन पर। 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 आदमी किसी कार्य को अगर 27 घंटे में समाप्त करेंगे तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो देखिए 25 आदमी कार्य करते हैं 27 घंटे में, 25 आदमी करते हैं 27 घंटे में, 25 मेन करते हैं कितने घंटे में? 27 घंटे में। तो एक आदमी करेगा 27 × 25 घंटे में। तो 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे? 15 आदमी कार्य करेंगे, तो 15 आदमी करेंगे 27 × 25/15। इसको सोल्व कर लीजिए। 3 9 27, 9 5 45। फाइनली हमारे पास क्या जाएगा? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। इतनी स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम। सबसे पहले ये किलोग्राम में, ये ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट होता है? 72 ग्राम। सिंपल, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का, तो इसमें हमको 3.6 गुणित 1 किलोग्राम में 1000, तो ये 3600 अपने पास क्या है? 3600 ग्राम मान लो इसको। 3.6 किलोग्राम मतलब क्या है? 3600 ग्राम, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो सिंपली। 36 दूनी 72, मतलब फाइनली हमारे पास कितना आ गया है? 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2% निकल के आएगा। मैंने बहुत ही स्पीड से करा है, कुछ नहीं करा है। जिसको निकालते हैं वो 72 × 100/3600। सभी को मैंने किसको 3.6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसको सॉल्व कर दिया, 2% आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपए। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? बतलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 24 बल्लों और 32 हॉकी, मतलब मैंने 24 बैट है ना, और क्या दिया है हमें? 32 हॉकी, एच लिख लेता हूं। इनका मूल्य कितना दिया है हमको? 8400। हमको कितने का निकालना है? 3 बल्लों का और 4 हॉकी का। मैं ऐसा कर सकता हूं, उसको अगर 8 कॉमन निकाल लूं तो 3 बल्लों, 3 बैट्स का और 4 हॉकी। ऑटोमेटिक हमने क्या कॉमन निकाल लिया? 8 कॉमन निकाल लिया इसमें से। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कर रहा हूं मैं। सॉल्व कर लीजिए। तो 3 बैट और 4 हॉकी का मूल्य कितना होगा? इसको 8 से काटेंगे हम, तो हमारे पास फाइनली कितना आएगा? 8400/8, तो 1050। ये मैंने सॉल्व कर लिया, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा गया था 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? तो ये होगा आपका 1050 रुपये। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहले नंबर का मॉडल पेपर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे और शेयर होंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को लाऊंगा। रीजनिंग का भी मॉडल पेपर पे काम चल रहा है। कल से आपको रीजनिंग के मॉडल पेपर मिलने लगेंगे। बिल्कुल, जिन भी बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग में एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में पूरे मार्क्स चाहिए, मॉडल पेपर को जरूर फॉलो कीजिए। ये वही मॉडल पेपर है जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर जो नए बच्चे हैं, अगर वो डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। डेली रात को हमारी 10 बजे क्लास आती है लाइव, और इसके अलावा शाम को 7 बजे एक क्लास आती है, और दोपहर में 2:30 बजे के समथिंग हमारा एक वीडियो प्राप्त होता है। आपको वो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।